नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 15 फरवरी। 14 फरवरी कल चला गया और आज 15 फरवरी है। और आज हम बात करेंगे आज के नहीं, जो करंट का पेपर आपका बिहार पीसीएस का हुआ था, बीपीएससी का हुआ था, उसी का एनालिसिस करूंगा और टेस्ट का, क्योंकि बीपीएससी के 150 क्वेश्चंस करंट के पूछे गए थे आप लोगों से और उसी 150 क्वेश्चंस में अभी 40 क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने कर दिया था। आगे जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए उसका भी एनालिसिस आज किया जाएगा, तो बने रहिए आज मेरे साथ। कल तो 10 ही क्वेश्चन का सिर्फ मैंने किया था, लेकिन आज जो है ज़्यादा क्वेश्चन का होगा, इसलिए वीडियो पूरा देखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पे मैक्सिमम वीडियो आते रहते हैं आपके। अभी अमर सब के द्वारा दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस भी कराया जा रहा है, उसको जरूर देखें, क्योंकि वो पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों ओरिएंटेड है। पीटी भी है, मेंस भी है एंड इंटरव्यू तीनों ओरिएंटेड है, क्योंकि एनालिसिस जो कराया जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। क्योंकि जब भी आप अपना मेंस का देंगे, जीएस का पेपर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो करंट ओरिएंटेड ही होता है वो चीज़ें। तो वो चीज़ें बड़ा आपको हेल्पफुल रहेंगी आने वाले समय के लिए, क्योंकि अभी से अगर आप तैयारी करते हैं, अगर सपोज दैट अभी से आप जैसे पीटी का, जैसे मैंने कहा पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड है, तो जब अभी से मान लीजिए आपने पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, एनालिसिस करना स्टार्ट किया, तो जब भी आपका प्री होगा या मेंस होगा तो आप खुद को पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से लिया गया है। चलिए हम बात करते हैं करंट अफेयर पे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये युक्ति आईएएस का ऐप है, एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी है। तो जिन लोगों को एप्लीकेशन मतलब ऐप इंस्टॉल करना है, ऐप इंस्टॉल कैसे होगा, गूगल के प्ले स्टोर पे जाएंगे और युक्ति आईएएस सर्च करेंगे, ऐसे ही रेड कलर का खुल के आएगा, उसी को इंस्टॉल करना है। फिर अपना जो मोबाइल नंबर है, जो भी रजिस्ट्रेशन करना वो रजिस्ट्रेशन करके उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी टेस्ट लेना हो, टेस्ट अवेलेबल है दोनों माध्यम में, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। यूपीएससी के भी टेस्ट है, स्टेट पीसीएस के भी टेस्ट है और जितने भी वनडे एग्जाम है। ऐसा ना समझिए कि युक्ति आईएएस सिर्फ नाम है तो सिर्फ इसी का है। तो जो भी वनडे एग्जाम है, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, यूपी बिहार दरोगा है, एफसीआई है, डीआरडीओ है, एयरफोर्स, सबका टेस्ट सीरीज वहां पर अवेलेबल है। आपको करना क्या है, ऐप जब इंस्टॉल करेंगे, जो भी टेस्ट सीरीज लेना होगा वहां पे जाके वहां पे अपना पेमेंट कर सकते हैं और वहां पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसका साथ ही साथ 67 बीपीएससी का भी टेस्ट चल रहा है, पीटी का टेस्ट चल रहा है। 21 टेस्ट टोटल है, 199 इसका प्लान है 199 का, जिसमें 21 टेस्ट है आपके, एक फ्री टेस्ट है, 7 सब्जेक्टिव टेस्ट है और 13 फुल टेस्ट है। तो जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना हो ये ले सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी का पेपर आने वाला है बहुत जल्द। बीपीएससी मेंस का भी चल रहा है, जीएस के फर्स्ट 100 क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर के 100 क्वेश्चन है, इसका भी एनालिसिस कराया जाएगा। 1500 फी है इसका, दोनों माध्यम में भी है और ऑप्शनल के सब्जेक्ट भी है, 1000 फीस है। जिनको जो वैकल्पिक विषय का अपना तैयारी करना हो मेंस का, वो भी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यूपीएससी का भी टेस्ट चल रहा है, 51 टेस्ट है, 1500 इसका फी है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये तो बता ही चुका हूं आप लोगों को, ये 40 तक मैंने करा दिया था। अब हम बात करते हैं अक्टूबर से दिसंबर 2021 तक के, यानी कि 40 से लेके क्वेश्चंस जो है आपके, उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं 41 क्वेश्चन पे। 41 क्वेश्चन, क्योंकि 40 तक हो चुका है और आज हम बात करते हैं 41 क्वेश्चन पे। तो 41 क्वेश्चन में सबसे पहले यही पूछा गया था, 41 पे मैं बात कर लेता हूं कि निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन था 41 आपका, निम्नलिखित में से किसके सहयोग से भारतीय सेना जो है उत्तरी सिक्किम में प्रथम ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू कर रही है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब किसकी मदद से भारतीय सेना के द्वारा उत्तरी सिक्किम में ऐसा किया जा रहा है, ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है, किसके सहयोग से? आईआईटी खड़गपुर है, हिंदी टाइपिंग गलत है, खड़ग होता है, खड़ा होता है, ठीक है। तो आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी मुंबई है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बेंगलुरु है, 4 आईआईटी है। और आपको बताना है कि उत्तरी सिक्किम में ऐसा किया गया है तो किसकी सहयोग से किया गया, किस आईआईटी की सहयोग से किया गया है? तो आईआईटी मुंबई, इसका ऑप्शन है बी। कमेंट करके बताइए कि सिक्किम जो है कई मामलों के लिए फेमस है। पहले ही ऑर्गेनिक खेती भी सिक्किम में ही की गई थी, और ऑर्गेनिक खेती मतलब सबसे पहला राज्य जो था वो सिक्किम था, 100% ऑर्गेनिक करने वाला। ये मेरे कहने का मतलब है। यहाँ पे सिक्किम की राजधानी क्या है, सिक्किम के सीएम कौन है, सिक्किम के राज्यपाल कौन है, सिक्किम में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताइए। जब तक आप लोग के कमेंट नहीं आएंगे मुझे कुछ पता नहीं चल पाएगा। और जो भी चीजें बोली जा रही है, जैसे मैंने सिक्किम का बोला, तो सिक्किम के बारे में कम से कम आप लोग को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सिक्किम भारत में ही है। कम से कम नॉलेज होना चाहिए आपको कि वहां के सीएम कौन है, वहां के राज्यपाल कौन है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि चलो ये हिंट दे दिया कि उत्तरी से, जो मैंने कहा भारतीय सेना उत्तरी सिक्किम में
प्रथम ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट जो लगा रही है किसकी सहयोग से, तो चलो मुंबई के सहयोग से। लेकिन आपको यह भी यहां से मालूम होना चाहिए कि सिक्किम के बारे में भी, सिक्किम की ज्योग्राफी के बारे में, सिक्किम की राजनीति के बारे में सब आपको चीजें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विमान कंपनी ने अपना नाम परिवर्तित किया है। कौन सा ऐसा विमान कंपनी है, जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस है, इंडिगो है, गो एयर है, एयर एशिया है, उस किसने अपना नाम चेंज कर दिया है। तो देखो नाम चेंज किया है गो एयर, ठीक है, तो गो एयर ने अपना नाम चेंज कर दिया और गो एयर ने अपना नाम परिवर्तित करके गो फर्स्ट के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो पहले गो एयर था, अब एयर को हटा के इसने गो फर्स्ट कर दिया है, जाओ पहले, ठीक है। इसका स्वामित्व भारतीय व्यापार समूह वाडिया समूह के स्वामित्व में है। भारत में एविएशन मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी 9.5% की है, 9.5% की है। साथ ही इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस है और नई ब्रांडिंग के साथ कंपनी की योजना अपने बिजनेस मॉडल को अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस में बदलने की यह नवंबर 2005 में परिचालन शुरू किया गया था। तो इसका याद रखिएगा, उस कंपनी का नाम है गो एयर, अब उसने नाम बदलकर मतलब अपना नाम गो फर्स्ट कर लिया है। 43 क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य है। अब बताइए, जब मलेरिया मुक्त हुआ था तो उस समय पूछा गया था किस सन में किया गया था, किस वर्ष में। अब यहां पर रेबीज के बारे में पूछ दिया गया, कौन सा ऐसा राज्य है जो 100% रेबीज फ्री राज्य है, रेबीज से मुक्त होने वाला राज्य है। गोवा, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका सही आंसर है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताइएगा। गोवा के वर्तमान में सीएम कौन है, ये भी कमेंट कीजिए। गोवा के राज्यपाल कौन है, ये भी कमेंट कीजिए। और इसके साथ साथ ये भी कमेंट आप लोग कीजिए कि गोवा राज्य की स्थापना किस वर्ष किया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों से अभी पूछा है, ठीक है। मनोहर पर्रिकर साहब पूर्व रक्षा मंत्री देश के, और मनोहर पर्रिकर साहब वही हैं जो गोवा के कई बार सीएम भी बने थे बीजेपी से। इस समय वर्तमान में सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 23 जून 2021 को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा को रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया है। गोवा रेबीज मुक्त राज्य घोषित होने वाले देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य में पिछले 3 वर्षों के दौरान एक भी रेबीज का मामला दर्ज नहीं किया गया और राज्य में अब तक रेबीज के विरुद्ध 5,40,593 कुत्तों का टीकाकरण किया गया है। तो इसको देख लीजिएगा बिल्कुल आप लोग। तो वो राज्य है गोवा, लोग घूमने भी जाते हैं। वाटर फार्मूला नामक समझौता किन किन राज्यों के बीच में हुआ है। वाटर फार्मूला जो है किन किन राज्यों के बीच में हुआ है, तमिलनाडु व कर्नाटक। बी ऑप्शन है महाराष्ट्र और कर्नाटक, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और तमिलनाडु और डी ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक याद रखिएगा, इन दोनों राज्यों के बीच में वाटर फार्मूला नामक समझौता किया गया है, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच वाटर फार्मूला दोनों राज्यों को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन और जलापूर्ति के संबंध में बेहतर समन्वय और संपर्क कायम करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, राज्य के गृह मंत्री बसवराव बोम्मई ने दोनों राज्यों के बीच पानी से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए बंगलुरु में महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल के साथ बैठक की और दोनों राज्यों ने बाढ़ को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए कृष्णा और भीमा नदी बेसिन में वर्षा और जलाशयों से पानी छोड़ने पर रियल टाइम डेटा पर समझौता की है। कमेंट करके बताइए महाराष्ट्र के सीएम कौन है और कर्नाटक के सीएम कौन है, और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, और इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी सीटें हैं और कर्नाटक में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। और जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं। मैं वैसे ही आप लोगों से नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार पूछा गया। मान लीजिए यही पूछ दे पॉलिटी में कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं, या मान लीजिए पूछ दे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मान लीजिए दे दे तमिलनाडु, और पूछ दे कि इसमें सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें किसमें है, तो ये सब चीजें एटलीस्ट आप लोग को याद होना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स में 45 क्वेश्चन है। इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। बताइए, जब अवनी चतुर्वेदी का नाम आया था उस समय भी पूछा गया था। और यहां पर जम्मू कश्मीर के बारे में बात किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। कमेंट करके बताइएगा कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल किसको बनाया गया था और वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है। ठीक है, यहां पर महिला फाइटर के बारे में, तो जब भी महिला फर्स्ट के बारे में आ जाए, वैसे भी सरकार इन सब चीजों पे ज्यादा प्रोत्साहन चीजें प्रमोट कर रही हैं। कई सारी योजनाएं चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पहली महिला फाइटर पायलट के बारे में बात की जा रही है, वो भी जम्मू कश्मीर के इंडियन एयरफोर्स में। तो 4 ऑप्शन है, भावना कांत, माव्या सूदन, अनुपमा सिन्हा, शशिकांत
और इसका सही आंसर है, उनका नाम है माव्या शुदन। माव्या शुदन वो पहली महिला है, पायलट है, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के लबेड़ी की रहने वाली माव्या शुदन देश की 11वीं फाइटर पायलट बन गई हैं। वो जम्मू कश्मीर की पहली एयरफोर्स महिला पायलट हैं। पासिंग आउट परेड में फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं के लिए 161 फ्लाइट कैडेट शामिल हुए, जिसमें से माव्या इकलौती महिला पायलट थी। इसके साथ ही साथ 3 लड़ाकू महिला पायलट में, जिसका नाम मैंने जिक्र किया था, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछा गया। इसके साथ साथ कोई ऐसा स्टेट पीसीएस नहीं है जिसमें इसे क्वेश्चन न पूछा गया हो। 3 लड़ाकू महिला पायलट में भावना कंठ जो बिहार की थी, अवनी चतुर्वेदी जो मध्य प्रदेश की थी, और मोहना सिंह जो राजस्थान की थी। ये तीनों थी 3 लड़ाकू विमान जो महिला पायलट फर्स्ट में बात हुई थी। भारतीय वायुसेना की महिला पायलट शिवांगी सिंह वाराणसी उत्तर प्रदेश को फाइटर विमान राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल किया गया था। इसके साथ ही साथ ये भी जानकारी रखिए कि 8 अक्टूबर 1932 को देश में वायुसेना की नींव रखी गई थी। तो देखिए, मैं जो क्वेश्चंस आप लोग को जो युक्ति आयोग के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, एक क्वेश्चन तो दिया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा क्वेश्चन यही था बस कि इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया कि वायुसेना की शुरुआत कब की गई थी, कितनी टोटली कितनेवें नंबर के, मान लीजिए बिहार जैसे राज्य में ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो बनी है माव्या शुदन जी, वो बताइए कि कितनेवें फाइटर पायलट बनी है, कितनेवें नंबर की, तो 11वें नंबर की बनी है। इसके साथ साथ ये भी पूछ दे कहाँ की रहने वाली है, तो जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। इसका साथ ये भी पूछ दे कि इसके पहले 3 लड़ाकू महिला पायलट जो भावना कंठ थी वो कहाँ की थी, तो बिहार की थी। अवनी चतुर्वेदी कहाँ थी, मध्य प्रदेश की थी। मोहना सिंह कहाँ थी, राजस्थान की थी। तो ये भी आप लोग को जरूर याद रखना चाहिए। और 8 अक्टूबर ऐसा दिन है जिस दिन देश में वायुसेना की नींव रखी गई थी 1932 में। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, 46 जीका वायरस पे बात करते हैं। जीका वायरस का पहला मामला निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में आया था? मुझे लगता है कि हर बच्चा जानता होगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि जीका वायरस का मामला है। और जब भी मैंने कहा कि कुछ नया इनोवेशन होता है तो वो साउथ में होता है। तो देखो साउथ में देखिए नाम कितने दिए, तमिलनाडु और केरल। कुछ भी ना मिले तो एक चीज मिला ना, साउथ का नाम है इसमें। तो जीका वायरस का पहला मामला जो देश में आया था वो आया था केरल में। केरल, कोरोना संक्रमण के बीच केरल में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। एक 24 वर्ष की गर्भवती महिला संक्रमित पाई गई है और लोगों के संक्रमित होने का और आशंका है। इस महिला का घर तमिलनाडु बॉर्डर पर स्थित है। खैर इतना लंबा चौड़ा नहीं पड़ना, बस इतना याद रखो कि जीका वायरस का पहला जो मामला आया था वो केरल राज्य में आया था। केरल के बारे में मैंने बार बार कहता हूं, केरल के सीएम कौन है, किस पार्टी से है, कितनी वहां की लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये सब आप लोग को जरूर याद रखना चाहिए। सबसे ज्यादा भारत में साक्षरता की अगर राज्य बात करें, साक्षर राज्य की बात करूं तो वो केरल है, जिसका परसेंटाइल और प्रतिशत बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही साथ लिंग अनुपात के मामले में भी केरल नंबर 1 पे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। तो केरल के बारे में ये सब चीजें आप लोग को जरूर जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है? मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है वो राज्य और कोई नहीं, वो राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु जो है, ठीक है, तमिलनाडु वो राज्य है। मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का जिक्र किया गया वहां पे। तो तमिलनाडु द्वारा निर्वाचित तमिलनाडु राज्य सरकार मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिसमें दुनिया भर के प्रमुख आर्थिक विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे। तो याद रखिएगा कि वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है, कमेंट करके बताइए वहां के चीफ मिनिस्टर साहब, सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये बहुत ही जानना चाहिए। चलिए यहाँ पे बता भी दिया गया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जो है वहां के, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित साहब हैं। लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं। देखिए 4 इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आप लोग को दे दिया गया है। व्याख्या जो एक्सप्लेनेशन युक्ति आईएएस के द्वारा दिया जाता है, मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये मैं इसका दावा कर रहा हूं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि एक बच्चा भी पहली बार तैयारी अगर कर रहा हो तो उसको वो चीजें क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक की कक्षाओं में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का फैसला किया है? योगा डे भी मनाया जा रहा है। कमेंट करके बताइए कि योगा डे की शुरुआत किस, उस तिथि का नाम बताइए, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया था? सबसे पहले शुरुआत कब की गई थी?
ये कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक की कक्षाओं में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का फैसला किया है? तो वो राज्य और कोई नहीं, वो राज्य है हरियाणा। हरियाणा जो है, हरियाणा ही है वो राज्य। कमेंट करके बताइए यहाँ के सीएम कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यह घोषणा की है कि इसकी घोषणा चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने कहा है कि योग को विद्यार्थियों के जीवन का हिस्सा बनाया जा सके। और देखते हैं ना, ओलंपिक में, हर जगह खेल कूद में सब हरियाणा वाले वैसे ही लगे रहते हैं। खैर, तो पहली से 10वीं कक्षा तक की कक्षाओं में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का फैसला किया है, तो हरियाणा है। कब, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन पे देखते हैं। 49 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने ट्विटर को बंद करके कू ऐप पर अपना अकाउंट बनाया है? बताइए, कू ऐप तो वो कौन सा है? नाइजीरिया, भारत, सऊदी अरबिया, अरब और अमेरिका, 4 राज्य है। और ट्विटर को यहाँ पे बंद कर दिया क्यू ऐप पर अपना अकाउंट। काश हमारे देश में फेसबुक भी बंद हो जाता, लेकिन अगर फेसबुक बंद हो जाए तो कई लोग सही से खाना भी 2-4 दिन नहीं खाएंगे। चलिए, क्योंकि सभी लोग का इंफॉर्मेशन आजकल फेसबुक पे ही मिल पाता है। तो निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने ट्विटर को बंद करके कू ऐप पर अपना अकाउंट बनाया है? तो वह देश है नाइजीरिया। इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, ये अपना घर का है। नाइजीरिया की सरकार ने भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू पर अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाया है। ठीक है, चलिए, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। चलिए, चीन के किस शहर में विश्व के पहले ग्रीन सिटी का निर्माण किया जा रहा है? विश्व के सबसे पहले ग्रीन सिटी जो है उसका निर्माण किया जा रहा है। 4 है, लुयुझोउ, कुनमिंग, नचिंग और संघाई। तो इसमें जो सही आंसर है, इतना टेढ़ा टेढ़ा नाम ही है इसका, लुयुझोउ वो राज्य है। लुयुझोउ जो है शहर है, जो बेसिकली चीन का, जहां पर ग्रीन सिटी का निर्माण किया जा रहा है। चीन के बारे में यही पूछूंगा कि चीन की राजधानी क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 51। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार एफडीआई प्रवाह में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश निम्नलिखित में से कौन सा है? एफडीआई जो है, पहले तो यही बताइए कि एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है हमेशा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एफडीआई प्रवाह में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन पाता है? प्राप्तकर्ता का मतलब यही होता है ना कि पाता कौन है। अमेरिका, चीन, भारत और जापान। तो इसका सही आंसर है वो देश और कोई नहीं, वो देश अमेरिका है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश अमेरिका है। इस रिपोर्ट को अनकांड मतलब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, एक बार फुल फॉर्म पूछ दिया गया था, के द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में भारत 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी निवेश के साथ 5वें स्थान पर। तो याद रखिएगा, भारत किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। भारत ने वर्ष 2020 के दौरान 64 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया। इसके साथ ही साथ यह एफडीआई हासिल करने वाला विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। और वर्ष 2020 में शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह वाले देश इस प्रकार हैं। यूएस जो है 156 बिलियन डॉलर, चीन जो है 149 बिलियन डॉलर, हांगकांग 119, सिंगापुर 91 बिलियन डॉलर और भारत 64 के साथ 5वें स्थान पर है। और पहले पर है अमेरिका, उसके बाद है चाइना और भारत है 5वें स्थान पर। यहां पर आर्थिक सर्वेक्षण करके नोट में मैंने बता दिया है कि सेवा क्षेत्र भारत में एफडीआई प्रवाह का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना। और देखिए, मजे की बात है कि ये कभी ये हो सकता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दे। अगर क्वेश्चन टेढ़ा करना हो तो ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे हांगकांग, फोर्थ पे सिंगापुर एंड लास्ट जो 5वें स्थान पर भारत है। तो 1 से लेकर 5 का क्रम कम से कम आप लोग को याद होना चाहिए। झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम निम्नलिखित में से कहां आयोजित किया गया था? 52 क्वेश्चन है। तो झंडा सत्याग्रह बेसिकली जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल 4 ऑप्शन दिए गए थे और इसका सही ऑप्शन है जबलपुर। नर्मदा नदी भी है। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबोधित किया। झंडा सत्याग्रह ध्वज सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय एक शांतिपूर्ण नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराने के अपने अधिकार के तहत जगह जगह झंडे फहराए रहे थे।
झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर मध्य प्रांत वर्तमान में मध्य प्रदेश में हुई थी, जहां 18 मार्च 1923 ईस्वी को देश में पहली बार झंडा फहराया गया था, जबकि 18 जून को झंडा दिवस मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये याद रखना कि जो झंडा दिवस होता है वो 18 जून को मनाया जाता है। ये भी डेट याद रखो, 14 फरवरी बहुत याद रखते हो। 53 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? अभी क्वेश्चन पूछा गया था, तो मुझे लगता है कि आंसर मैंने यहां पे दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और ये यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस में न जाने कितनी बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और इस 21 का थीम था 2021 का योगा फॉर वेलनेस रखा गया। ये पूछा जा सकता है 2021 का थीम क्या था? योगा फॉर वेलनेस। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, और प्रथम योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से उन्होंने किया था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के सबसे कम समय में है। इस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय। 54 पे हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी के रूप में निम्नलिखित में से किस शहर को विकसित करने की घोषणा की है? मोदी जी ने पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी, अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, अहमदाबाद, गांधीनगर, भावनगर, केवड़िया उनके गृह राज्य है मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, और इसका सही आंसर है केवड़िया। केवड़िया वो जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया शहर को विकसित करने की घोषणा की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र विकास और पर्यटन संचालन प्राधिकरण के द्वारा गुजरात के केवड़िया में भारत का प्रथम इलेक्ट्रिकल व्हीकल ओनली एरिया विकसित करेगा, जहां केवल इलेक्ट्रिकल वाहनों को आवाजाही की अनुमति होगी। 55 पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस ने विश्व का पहला नैनो यूरिया लॉन्च किया है? इफ्को ने, डीएपी ने, बायो एनपीपी ने और नेस्फर्म ने। तो इसका सही आंसर है इफ्को। इफ्को जो है इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने विश्व का पहला नैनो यूरिया जारी किया है। इसको पढ़ लीजिएगा। और इफ्को नैनो यूरिया का उत्पादन जून 2021 की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 पे। निम्नलिखित में से फेसबुक ने भारत में किसे अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? क्योंकि मैंने अभी भी जिक्र किया फेसबुक का कि लोगों के जीवन का एक पार्ट हो गया है। फेसबुक बना किसी और उद्देश्य के लिए था, लेकिन आज मैं क्या बोलूं, भारत में तो स्थिति बहुत ही विचित्र है फेसबुक का। एक दिन बंद हो जाए तो लोगों को नींद नहीं आएगी। तो निम्नलिखित में से फेसबुक ने भारत में किसे अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका 4 ऑप्शन है, सुप्रीति प्रिया, नेहा सिंह पांडे, कमलेश चटर्जी, मोहन अग्रवाल। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका नाम है स्मृति प्रिया। फेसबुक ने भारत में स्मृति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने की अवधारणा नए आईटी नियमों की पृष्ठभूमि में आया है। इन नियमों के तहत 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना जरूरी है, और इस पद पर नियुक्त व्यक्तियों को भारत में ही रहना अनिवार्य होगा। अगला क्वेश्चन है अपने बिहार का। बिहार सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने % आरक्षण देने की घोषणा की है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमेशा बिहार की परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो 30%, 33%, 35%, 40%। तो इसका सही आंसर है बिहार सरकार वैसे भी 33 और 50 का हमेशा खेला करती है, 33%। तो बिहार सरकार ने मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। बिहार में महिलाओं को कोटा आरक्षण देखिए, पुलिस में 35% है, प्राथमिक शिक्षा में 50 है, सामान्य नौकरी में 35 है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 35% दिया गया है। और दाखिला के समय देख लीजिए, पंचायत, ये याद रखिएगा, दाखिला को छोड़िए, ये याद रखिए कि निर्वाचन के समय पंचायती राज का जो चुनाव होता है उसमें 50% है। कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। और नगर निकाय में भी 50%। ये बताइए कितना बढ़िया इनोवेशन बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के लिए पुरुष टीम का कप्तान किसे बनाया गया? अच्छा, एक क्वेश्चन और था इसमें बिहार का, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है?
सीएम कौन है और अभी तक वो कितनी बार वो सीएम बने। बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, बिहार के इस वर्तमान में सीएम और राज्यपाल कौन है और अभी तक वो जो है जो सीएम साहब हैं वो कितनी बार सीएम बन चुके हैं, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और एक चीज और है, इसमें लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है और विधानसभा की सीटें कितनी है, कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारतीय टीम ने, जैसे मैंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के लिए पुरुष टीम का कप्तान किसे बनाया है, मनप्रीत सिंह, बलबीर सिंह, सरदार कुलजीत सिंह, हरजीत सिंह, इतने सिंह है, किसको बनाया गया, सिंह इज किंग, तो मनप्रीत सिंह को बनाया गया है। तो भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष टीम का कप्तान मनप्रीत सिंह को बनाया है। टोक्यो किसकी राजधानी है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है बट नॉट लिस्ट 59, यूनेस्को द्वारा भारत के प्रसिद्ध स्थानों को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है, वह निम्नलिखित में से कौन है, बताओ। इतना प्यारा क्वेश्चन। तो देखो बेटा, यूनेस्को में भारत के 6 स्थानों को विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही साथ इस सूची में भारत के स्थलों की संख्या 48 हो गई है। भारत के स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 4 दूना 8 मतलब 48 हो गई है, याद रखना जीवन में। शामिल स्थल में कौन है, गंगा जी का घाट बनारस में जो है, कांचीपुरम मंदिर जो तमिलनाडु में है, मराठा मिलिट्री वास्तुकला जो महाराष्ट्र में है, हायर बेकल मेगा लिपिड साइट कर्नाटक, नर्मदा नदी के भेड़ापाट लम्हे घाट मध्य प्रदेश, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को इसमें शामिल कर, तो सब तो आ ही गया इसमें, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई फॉर एलिफेंट वाला। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का एनालिसिस भी हो जाएगा आपका। आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पीसीएस के लिए, क्योंकि बिहार में देखो आरबीआई गवर्नर बहुत पूछता है ये सब चीजें क्वेश्चन। तो आईएमएफ की बात किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड की बात किया गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात किया गया है, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात किया गया है और इसमें गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है। 4 ऑप्शन, शशिकांत दास, रघुराम रंजन साहब, महेंद्र सिंह अहलुवालिया सर और मांटेक सिंह अहलुवालिया। मजे की बात है, ये ऑप्शन जिसके द्वारा क्रिएट किया गया ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, महेंद्र सिंह धोनी मत पढ़ लेना। यहां महेंद्र सिंह अहलुवालिया लिखा है, यहां मांटेक सिंह अहलुवालिया लिखा है, तो कंफ्यूजन लड़के देखो। ये एक सीसेट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये आपके आईक्यू लेवल चेक करने का क्वेश्चन है कि वाकई में आप 150 क्वेश्चन जो दिया जाता है, आपका दिमाग कितना स्थिर होकर उस 120 मिनट में 2 घंटे में किस तरीके से काम करता है। लड़का जल्दीबाजी में वो देखता है अच्छा ये क्वेश्चन था, जब वही तो है मांटेक सिंह वाले साहब। तो याद रखिएगा, महेंद्र सिंह अहलुवालिया नहीं है, मांटेक सिंह अहलुवालिया है, इसलिए इसका ऑप्शन है डी। बहुत लोग गलती करेंगे, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में मांटेक सिंह अहलुवालिया को नामित किया गया है। तो ये रहे पूरे के पूरे एनालिसिस क्वेश्चन, और जो भी सीरियस स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, जो जो क्वेश्चन मैंने पूछा है कमेंट करके आप लोग उसका आंसर देने की कोशिश करें। अगर एक जगह कहीं कॉपी में भी लिखा हो तो उसको क्या करें, आप लोग कॉपी से लेके आप जो युक्ति आईएएस का व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप में उसमें भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, या दिए गए नंबर पे भी आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो नंबर दिया हुआ है इसका भी कभी कभी यूज कर लीजिए, वैसे ही नंबर नहीं दिया जाता है, नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 4-5 नंबर यहाँ दिए गए हैं, आप किसी में भी आप लोग व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं या युक्ति आईएएस के मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है yuktiis20@gmail.com। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अमर सर के द्वारा जो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ाया जा रहा है वैसा संस्करण पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा आपको। बेहतरीन तरीके से उनका एनालिसिस होता है अमर सर का, उसको देखिए आप लोग। पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड वो पढ़ाते हैं, तो इसलिए जो भी चीजें दी जा रही है बहुत सोच समझ के उस टॉपिक को चूज वो करते हैं। और आने वाले समय में द हिंदू का भी चलेगा, लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो चलेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। जिन लोगों को टेस्ट दे रहा वो टेस्ट में शरीक हो सकते हैं। लगातार टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, अपने दोस्तों को भी बताइए। और एक और अनाउंसमेंट करना था कि बिहार पीसीएस का जो युक्ति आईएएस का जो ऐप है उसमें अब रेफरल कोड भी अब आ चुका है। अगर आप अपने दोस्तों को, जैसे मैंने कहा कि बिहार पीसीएस का 199 का प्लान है, 199 का प्लान है, ठीक है, 21 टेस्ट का बिहार पीसीएस का 200 के आसपास 199 का है। अगर रेफरल कोड मतलब अपने ऐप को इंस्टॉल किया, अपने दोस्त को भी आपने रेफर किया, तो आपको भी डिस्काउंट मिलेगा और आपके दोस्त को भी डिस्काउंट मिलेगा। रेफरल कोड भी अब स्टार्ट हो चुका है, उस कोड का यूज करके उस पर डिस्काउंट वो डायरेक्ट पा सकते हैं।
तो पढ़ाई करते रहिए, सभी के सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू, जय हिंद।